नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत फ्रांस के बीच हुई अहम डिफेंस डील। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान। नौसेना को मिलेगी मजबूती। पहलगाम आतंकी हमले में दोहरे चरित्र को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के बयानों को बताया शर्मनाक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के नरसंहार पर प्रस्ताव पेश। सभी दलों ने केंद्र सरकार के कदमों का किया पूर्ण समर्थन। आतंकवादी घटना को कश्मीरियत के चरित्र पर बताया हमला। भारत से पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा 24 घंटे के अंदर 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। और दिल्ली के बुजुर्गों को मिला आयुष्मान कार्ड का तोहफा। 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सीएम ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली की बदल देगी सूरत। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है और इसी कड़ी में आज नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ, जिसमें 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद का रास्ता साफ हो गया। आज भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। भारत राफेल मरीन विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन विमानों में भारत की ज़रूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देगी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं को देश की एकता के खिलाफ और आतंकवाद के समर्थन में लगातार बयान देने के लिए निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देश की सुरक्षा और एकता के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को पाकिस्तान के न्यूज चैनल बार बार प्रसारित कर रहे हैं। कांग्रेस का ये देश विरोधी व्यवहार देश की जनता और भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता रोज क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है, हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है।
तथा इस जघन्य एवं कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों और एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि ये सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हुई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नजर है सरकार की जो भ्रामक खबर दे रहे हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था, जिस पर विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करे। एक्सपी डिवीजन ने चेतावनी दी कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने साफ किया कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार्य हैं और ये देश की भावना के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले को लेकर बीबीसी की कवरेज पर आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों की जगह मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर आपत्ति जताई गई है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बीबीसी वर्ल्ड सहित सभी विदेशी चैनलों को ये पता होना चाहिए कि भारत में प्रसारण करने का उनका लाइसेंस भारत के नियमों और कानूनों के अधीन है। यदि आप अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो संभावना है कि आप भारतीय दर्शकों तक अपनी पहुंच खो देंगे। It is very interesting because both these parties have been caught and exposed with their hypocritical politics, appeasement politics. Both these parties had decided for last 35 years it is better to ignore 610 families and their votes and instead appease a larger Muslim community vote bank. And both these parties, both the left and the Congress, were so busy trying to appease them that they forgot the legitimate rights, they forgot the pain and the torture, or they ignored the pain and torture of these 610 families. इस बीच रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक संसद भवन एनेक्सी में हो रही है। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह और अन्य नेता बैठक के लिए पहुंचे हैं। बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल पल मॉनिटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में
उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए थे कि पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश ही जाएं। इसके लिए उनके साथ पुलिस दल को भेजा जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो अपने वतन लौट गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। और पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रैक करके और उन्हें वापस उनके देश भेजने का काम जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में उन सभी पाकिस्तानियों की पहचान कर ली गई है जिन्हें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत देश छोड़ना है। उन्हें ट्रैक करने का काम जारी है और जल्द ही पुलिस इस बारे में आंकड़े जारी करेगी। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी सिंधु हिंदू लंबी अवधि के वीजा पर भारत आए हैं, माफ करिएगा, सिंधी हिंदू लंबी अवधि की वीजा पर भारत आए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनके पास केंद्र सरकार के नवीनतम निर्देश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र ने यह सुनिश्चित करने का अपना कर्तव्य निभाया है कि यहां अल्पकालिक वीजा पर आए पाकिस्तानियों की पहचान करके उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाए। जो पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश छोड़कर जाने चाहिए, ऐसे सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया। इसमें से कोई भी बचा नहीं और उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रहा है। इसका कंप्लीट आंकड़ा जल्दी ही पुलिस आपको देगी। जो पाकिस्तानी नागरिक यानी सिंधी समाज के हिंदू लोग लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर यहाँ पर आए हैं, वो लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए उनको इस आदेश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है, इनको 48 घंटे में देश निकाला करना था। उसके लिए महाराष्ट्र ने पूरे तरीके से अपना फर्ज निभाया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि तिनसुकिया जिले में हमारे पास केवल एक पाकिस्तानी नागरिक है। उसके स्थानीय परिवार में शादी की है, लेकिन वह मूल रूप से पाकिस्तान की है। उसने दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया है। हमने भारत सरकार से स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि उसे वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं। ये एकमात्र मामला है, अन्यथा हमारे पास असम में कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। We have only one Pakistani citizen in Tinsukia district. She has married to a local family, but she is originally from Pakistan. She has applied for long-term visa. We have requested Government of India to clarify whether she should be sent back or not. That is the only one case. Otherwise, we don't have any Pakistani citizen in Assam. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद पर विवादित बयान दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन नरेश टिकैत इस फैसले को गलत बता रहे हैं। भाजपा नेता राजकुमार चाहर ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते समय शर्म नहीं आई। वो भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान पानी रोकने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। नरेश टिकैत को तत्काल देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहां के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए, वहां की जनता को। ये कह रहे हैं नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए।
मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है। दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आज से आयुष्मान वय वंदना कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार देगी। इस योजना की शुरुआत दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मंत्री आशीष सूद और बीजेपी विधायक शामिल हुए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए सैकड़ों बुजुर्ग भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने आप लोगों के साथ अन्याय किया। केवल अपने अहम कारणों से पिछली सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आज से आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए। कार्ड पाने वाले सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया। अरे मुफ्ती होगा, जब कार्ड मिला तो होगा। अब तो कार्ड मिल गया मुझे और फ्री में इलाज होगा। मोदी जी को धन्यवाद कहें और क्या। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि जो गरीब लोगों के धक्का खाते थे हॉस्पिटल में कहीं भी हो ना, अब तो आराम से जाएंगे लाएंगे, जहाँ मर्जी काट सकते हैं। कहीं ऑल इंडिया में भी ये योजना जो है सबकी बेटर है। आज तक किसी ने नहीं सोचा था। 26 साल से केजरीवाल घुमाता रहा, नकली दवाई तो मोदी जी ने जो सोचा वो करके दिखा दिया। उनके जो है रेखा गुप्ता जी ने उसको अलाउ कर दिया। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी है। बहुत रात में सोनी है। इससे तो बढ़कर कोई भी चीज नहीं। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वेव्स 2025 को आयोजित कर रहा है। ये सम्मेलन भारत के साथ दुनिया में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सूचना एवं प्रसारण मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेव्स को लेकर समाचार पत्र में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने वेव्स 2025 के प्रभाव और इसके द्वारा मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में आने वाली क्रांतिकारी बदलाव के बारे में चर्चा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने लेख में लिखा कि वेव्स भारत को वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में स्थापित करेगा। डॉक्टर एल मुरुगन ने लिखा कि वेव्स एक परिवर्तनकारी आंदोलन है जो मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2.7 ट्रिलियन रुपए के करीब है। वेव्स 2025 भारत के साथ साथ दुनिया भर के इनोवेटर्स, नीति निर्माताओं, कलाकारों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन सहयोग के एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता है जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास के तरीके को नया रूप देगा। इस सम्मेलन में वेवेक्स 2025 और वेव्स बाजार जैसी पहल शामिल हैं। वेवेक्स 2025 गेमिंग, एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR, जनरेटिव AI और नेक्स्ट जेन कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसी उभरती हुई तकनीकों में काम करने वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद होगा, जिसमें वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, कलाकारों और उद्योगों के पेशेवरों का एक अभूतपूर्व जमावड़ा होगा। यह संवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नैतिक प्रथाओं और नवाचार के लिए कार्रवाई विकास रणनीतियों के बारे में है। वेव्स 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी के संगम के माध्यम से वैश्विक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से परिभाषित करने के भारत के विजन का एक प्रमाण है।
और साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की एनआईए रिमांड सोमवार को खत्म हुई, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा की रिमांड को 12 दिन और बढ़ाने की अपील की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि 10 अप्रैल को प्रत्यर्पण के जरिए आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया था। गौरतलब है कि पिछले 18 दिनों से दिल्ली के एनआईए ऑफिस में आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि तहव्वुर राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। बता दें कि तहव्वुर राणा को अमेरिका के शिकागो में 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ सुनेगा। अदालत मस्जिद कमेटी की इस नई याचिका पर भी पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए एएसआई और केंद्र सरकार को भी इस केस में पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में उसे कोई खामी नजर नहीं आती। इससे पहले हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है, इसका इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर नहीं हो सकता है। हिंदू पक्ष का कहना था कि एएसआई संरक्षित स्मारक होने के चलते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस इमारत पर लागू नहीं होता। इसके मद्देनजर उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की थी कि इस मामले में एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 मार्च को दिए आदेश में इस मांग को स्वीकार कर लिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम से जुड़े हुए दस्तावेज अब राष्ट्रीय अभिलेखागार संभाल कर रखेगा। नई दिल्ली में आज डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिवार और राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल ने हमारे संवाददाता ऋषि कुमार को बताया कि डॉक्टर कलाम के सभी दस्तावेजों को पूरी गंभीरता के साथ सुरक्षित रखा जाएगा और इनको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। डॉक्टर कलाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास आए हैं। हमारे साथ इस समय महानिदेशक अरुण सिंघल जी हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के। सर, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है डॉक्टर कलाम से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं, किस तरीके से आप उसे संरक्षित करेंगे, बताएं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश के, उन सभी के कागज़ हम पेपर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने यहाँ रखें। हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर वीवी गिरी के हैं पेपर्स ऑलरेडी, और बाकी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग फॉर्चुनेट हैं, खुशनसीब हैं कि डॉक्टर कलाम की फैमिली ने एग्री किया है। आज उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए हैं। रामेश्वरम में हमारी टीम गई, वहाँ पे सारे पेपर्स को देखा। 12 संदूकों में 12 बक्सों में कागज़ थे, उन सबको देखा गया। उसमें से आइडेंटिफाई करके छांटे हैं हम लोगों ने करीब 4 बॉक्स कागज़। वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके कुछ ग्लिम्सेस हम लोगों को मिल गई, जो टीम गई थी फोटोग्राफ्स लेके आई है। ये सारे पेपर्स हम लोग के पास आएंगे और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से उन्हें स्कैन करा के हम लोग मई के एंड तक अपने पोर्टल पर ले आएंगे, ताकि सारी देश की जनता उनको देख सके। सर, जिस तरीके से नेशनल आर्काइव डिजिटलाइजेशन भी कर रहा है, एक बड़ा अभियान है, डॉक्टर कलाम के दस्तावेज भी, क्या सभी दस्तावेज देश के सामने होंगे, लोगों के सामने, या कुछ ख़ास तरीके के? जी बिल्कुल, जितने कागज़ हम लेंगे हम सारे के सारे स्कैन करके अपने पोर्टल पे लाएंगे। हम लोगों की पॉलिसी होती है कि हम पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत काम करते हैं। जो भी कागज़ हम पे आएंगे वो सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। हम कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं लेते हैं। डॉक्टर कलाम के जो तमाम दस्तावेज हैं अब वो नेशनल आर्काइव के पास आने जा रहे हैं। एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि सभी दस्तावेज डिजिटलाइजेशन के तहत लाए जाएंगे और देश के जनता के सामने होंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिवार के सदस्य और उनके नाती शेख दाऊद ने कहा कि देश के युवा और बच्चों के लिए ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। India knows about Dr. Kalam, what all is about. But today, especially the younger generation, the new students who are not seen him, or they can definitely, they are all digital savvy. So there is a portal available. They can go and see and study what he thought about India's vision of a developed country. That will definitely help them. Yeah.
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कनाडा में अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है, जिससे देश की आवाम नया प्रधानमंत्री चुनेगी। इस चुनाव में अहम मुकाबला प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विपक्ष के नेता पियरे पाइलेवर के बीच माना जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद मार्क कार्नी को मार्च में कनाडा का प्रधानमंत्री चुना गया था। हालांकि कनाडा में संसदीय चुनाव अक्टूबर में होने थे, लेकिन इन्हें वक्त से पहले करवाया जा रहा है। देश भर के मतदाता हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 343 सदस्यों का चुनाव करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कनाडा में बढ़ती महंगाई भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे के बीच कड़ी टक्कर है। अब तक इस चुनाव में विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे को लेकर अच्छा माहौल बना हुआ है। अगर मार्क कार्नी को जनादेश नहीं मिलता है तो वे कनाडा के इतिहास में सबसे छोटे टर्म के प्रधानमंत्री होंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।